Yes, a very good morning to all of you. First, we will take your attendance. Yes, कौन कौन आ गया? Let me take your attendance first. Sorry, your subscribers. हाँ, वेरी गुड. बहुत अच्छा लगा मुझे. 9th क्लास ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है सब्सक्राइबर्स में. थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा. Welcome. सबसे ज़्यादा 9th क्लास के बच्चों ने सपोर्ट किया है. तो 9th क्लास वाले बच्चों की पार्टी तो बनेगी बहुत अच्छी वाली. चलो पहले हम अटेंडेंस लेते हैं आपकी सबकी. सुजल शाह, Present, sir. वेदा धिम्मार, Present, sir. मोनिश मालिक, राणा हैनिल. Sir, Modish Malik present. ओके, राणा हैनिल, चौधरी आदित्य, Present, sir. नंदिनी बैरड, यक्ष भदानी, Present, sir. देवांश वोरा, Present, sir. ध्वनि चौधरी, Present, sir. प्रीत पटेल, एल्विना वसावा, Present, sir. क्रिश सोलंकी, Present, sir. देवांग जलावाडिया, देव बलोडिया, Present, sir. विशेष पटेल, प्रेरक टेलर, Present, sir. प्रेरक टेलर, Present, sir. विशेष पटेल, Present, sir. रौनिक गामित, विजय पटेल, नैती चौधरी, Present, sir. नैती चौधरी, परवा चौधरी, प्रिंस राठौड़, Present, sir. गौरव वटानी, जिया पटेल, Present, sir. तन्वी चौधरी, वंश पटेल, हर्ष पटेल, निदीक्षा पांड्या, Present, sir. हुसैन पठान, व्रज गामित, जस्टिन गामित, प्रियांशु जरीवाला, Present, sir. गामित हेतवी, दक्ष चौधरी, तन्वी परमार, Present, sir. मीत गामित. चलो अटेंडेंस हो गया. अब कौन कौन रह गया जल्दी बताओ फिर हम क्लास स्टार्ट कर दें. सुजल शाह, सर. सुजल शाह का हो गया प्रेजेंट. और तन्वी चौधरी, सर हर्ष पटेल प्रेजेंट कर दो. तन्वी चौधरी का भी प्रेजेंट हो गया. चलो और कौन आया अभी. सर हर्ष पटेल. हर्ष पटेल आ गया. नंदिनी बैरड भी आ गई. चलो और नेक्स्ट देवांग भी आ गया. देवांग जलावाडिया. अच्छा देवांश वोरा आया है. ओके. सर प्रियांशु. प्रियांशु जरीवाला. ओके. Yes. Adgam is present.
हर्ष गामित. सर व्रज गामित व्रज. अच्छा व्रज. व्रज गामित इज प्रेजेंट. व्रज गामित तो पहले कोई क्लास में आया ही नहीं मेरी. अच्छा हर्ष आया पटेल का क्या प्रेजेंट? आया आया सर आया. बहुत बार ठीक है बहुत बेटा. बार आया हूँ. हाँ बहुत बार आया. सॉरी बेटा मैंने गलती से बोल दिया. डोंट माइंड. व्रज गामित तो आया है. सॉरी. हाँ चलो हो गया सबका. और कोई बचा? मीत गामित. मीत गामित. मीत गामित भी आ गया. मीत गामित ने बहुत छुट्टी मारी. क्यों? गोकुल बिहारा भी आ गया. चलो अब मेरे ख्याल से सबका हो गया होगा अटेंडेंस. सर गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हाँ गुड मॉर्निंग. कौन आया ये? सर देवांग. देवांग जलावाड़िया. सर ओके चलो ठीक है. डन. अटेंडेंस इज डन. नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक. कल हम क्या पढ़ रहे थे बताओ? मैंने आपको होमवर्क भी दिया था. आप लोग होमवर्क क्यों नहीं करते हो? यस होमवर्क क्यों नहीं करते बताओ? चलो कल हम इनर्शिया पे बातें कर रहे थे. एक दो बच्चों ने ही सबमिट किया था, बाकी किसी ने नहीं किया. स्ट्रिक्टली होमवर्क आप सबको करना है. ओके सर. चलो आ जाओ. कल हम डिस्कस कर रहे थे इनर्शिया और मास के बारे में. सो मैंने आपको बताया था जिस बॉडी का मास ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है ना. सो आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम के बारे में. कल हमने मोमेंटम स्टार्ट किया था. व्हाट इज मोमेंटम? Momentum is defined as product of mass and velocity. कल मैंने आपको बताया था. सबसे पहले तो मोमेंटम के बारे में ये जानो कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज? अ वेक्टर क्वांटिटी. मास इज योर स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर और स्केलर के डिफरेंस सबको पता है ना? व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? कौन बताएगा? Yes. What is vector quantity and what is scalar quantity? अरे सब सो गए क्या? सर नो सर जाग रहे हैं सब लोग. जाग रहे तो बोल क्यों नहीं रहे हो? स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क होता है? याद करो हमने मोशन चैप्टर जब पढ़ा था तो आपको बताया था दो तरह की क्वांटिटीज होती है. हमने डिस्टेंस पढ़ा था, हमने डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा था. डिस्टेंस स्केलर होता है कि डिस्प्लेसमेंट स्केलर होता है? यस. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है कि डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है? अब ये तो पढ़ चुके हैं ना हम. हाँ तो बताओ डिस्टेंस स्केलर होता है कि डिस्प्लेसमेंट स्केलर होता है? कौन सा क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी? डिस्टेंस स्केलर होता है. स्केलर. हाँ डिस्टेंस स्केलर होता है. और डिस्प्लेसमेंट? वेक्टर. वेरी गुड. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता था?
initial position to the final position. वेरी गुड. डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल. ठीक है, तो जैसे हम डिस्प्लेसमेंट निकालते थे इनिशियल से फाइनल पोजीशन, सपोज करो मेरी कोई बॉडी चल रही है और घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता था? 0 हो जाता था, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है ना. सो डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है. अब सपोज करो मैंने 0 से चलना स्टार्ट किया और मैं नेगेटिव एक्सिस पे चलता जा रहा हूँ और मैं नेगेटिव एक्सिस पे कितना चला? 5 मीटर्स. सो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? यस, व्हाट इज माई डिस्प्लेसमेंट? अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा हूं और मैंने 5 मीटर्स चला तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -5 मीटर्स. ऐसे ही लिखते थे ना. अगर मैं पॉजिटिव चलता हूं तो मैं लिखता था +5 मीटर्स. अगर मैं 0 पे हूं तो मैं लिखूंगा 0 मीटर्स. सो डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट में भी 0. ऐसा ही हम पढ़ते थे मोशन चैप्टर में जब मैंने आपको पढ़ाया था. सो वैसे ही आपका जैसे स्केलर और वेक्टर में यही फर्क होता है कि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. बस स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट होता है. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर. क्लियर हुआ आपको? अरे हाँ या ना तो बोलो. Yes sir, clear. वेरी गुड. सो अगर मैं मास की बात करूं तो मास की देखो खाली यूनिट होती है. सपोज करो मास का क्या यूनिट होगा? 5 kg होगा, या तो 10 kg होगा, या तो 20 kg होगा, है ना. सो मास के लिए हमें कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी. लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं ना 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन. तो वेलोसिटी के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए. दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द यूनिट एंड दिस इज योर डायरेक्शन. दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सिमिलरली मोमेंटम जब है तो मोमेंटम की यूनिट अब हम निकालते, देखो मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं. चलो, तो मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट होता है kg और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा? kg इंटू मीटर पर सेकेंड. kg इंटू मीटर पर सेकेंड. दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम. यूनिट ऑफ मोमेंटम. अब इसको ऐसे समझो आप. सपोज करो मेरे पास कोई 50 किलो का मास है. सपोज आई हैव अ मास ऑफ 50 kg and this mass has velocity of 2 meter per second in east direction. This is mass 1, this is velocity 1. Suppose I have another mass m2 of 25 kg and the velocity of second mass is 4 meter per second.
in each direction. देन मुझे बताओ किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा. Either P1 is greater than P2. Yes. Which statement is correct? Or you can say P1 is less than P2. I am giving you 4 statements. The P1 is greater than P2. Or you can say P1 is equal to P2. Or you can say none of these. So मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. दोनों की डिटेल्स आपके सामने, दोनों का मास आपको पता है, दोनों की वेलोसिटी आपको पता है. बताओ किसका मोमेंटम ज़्यादा हो. The P1 greater than P2. P1 greater than P2. How can you say that? Sir, क्योंकि P1 P2 छोटा है इसीलिए. क्या? जोर से बोलो बेटा, जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए. सही. हाँ, सर P1 छोटा है और P2 बड़ा है इसलिए. P1 छोटा है, P2 बड़ा है. हाँ, यस. अच्छा, P1 क्यों छोटा है? P1 मतलब मोमेंटम 1 ना, मोमेंटम की बात कर रहे हो ना आप. आप मोमेंटम. हाँ, मोमेंटम ऑफ, हाँ मोमेंटम 1 छोटा क्यों है ये बताओ. क्योंकि वो स्मॉल है इसलिए छोटा है. क्या स्मॉल है? वो स्मॉल है इसलिए छोटा है. सर P1. P1 छोटा इसलिए क्योंकि उसकी वेलोसिटी छोटी है. और कोई नहीं बताएगा, एक ही जन बताएगा. बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आपको आंसर करने पड़ेंगे तभी आपको चीजें समझ आएगी ना. When you do not participate, then how will you get this thing? You have to be participative. खाली एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी सब सो रहे हैं लगता है मेरे को. सुबह की नींद खुली नहीं है इनकी. मेरे पास 2 बॉडीज है, एक 50 किलो की है और दूसरी 25 किलो की है. पहली बॉडी की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड ईच डायरेक्शन में और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड ईच डायरेक्शन. सो क्वेश्चन ये है कि मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, पहली वाली का कि दूसरी वाली. हाँ सर, दूसरी वाली का ज़्यादा होगा. दूसरी वाली का ज्यादा होगा. अभी तो पहली वाली का बोल रहे थे, अब दूसरी वाली पे आ गए. पहली वाली नहीं पसंद आई तो दूसरी वाली, ऐसे थोड़ी होता है. हाँ सर, बराबर बराबर. यस सर, अभी बराबर है. पहली वाली पसंद नहीं आई तो दूसरी वाली, ऐसे थोड़ी होता है बेटा. हाँ सर. चलो बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होगा. विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ सर, सी P1 is equal to P2. P1 इज इक्वल टू P2. अब सीधा तीसरे वाले ऑप्शन पे आ गए. जा सकते हैं. पहले फर्स्ट वाला करेक्ट लग रहा था, अब सेकंड वाला करेक्ट लग रहा था, अब थर्ड वाला करेक्ट लग रहा है. कभी बोलोगे चारों करेक्ट लग रहे हैं. सर ऐसा तो है ना. चलो देखो, C इज द करेक्ट आंसर. दोनों का मोमेंटम सेम होगा. अभी अभी मैंने आपको बताया मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी. सो मास इनटू वेलोसिटी जब आप करोगे तो 50 इंटू 2 विल बी 100 kg
मीटर पर सेकेंड, और इसमें भी 25 इंटू 4 आप करोगे, सो अगेन यू विल गेट 100 kg मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, दोनों की डायरेक्शन भी ईस्ट है और इसकी भी डायरेक्शन ईस्ट, इसलिए दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। समझ आया आपको? 50 into 2 is also 100 and 25 into 4 is also 100. Hence we can say that both have same momentum. चलो एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, देखते कौन सही बताता है। सपोज मैंने एक मास लिया 60 kg का, और उसकी वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड इन साउथ डायरेक्शन, और दूसरा मास मैंने लिया 30 kg का, और उसकी वेलोसिटी मुझे गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, इन ईस्ट डायरेक्शन। अब बताओ किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? वापस मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। ऑप्शन ए इज P1 vector is equal to P2 vector. Option B is P1 vector is not equal to P2 vector. Option C is P1 is equal to P2. Option D is Option D is can't say. Option D is can't say anything. ठीक है, चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डिटेल्स आपके सामने मैंने दे दी है। नाउ लेट मी नो विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब सबको पार्टिसिपेट करना है। ऑल ऑफ यू हैव टू पार्टिसिपेट। Yes, sir. Participate all. Now, sir, option is C. P1 is equal to P2. देवांगी खाली बोल रहा है, बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ, सोरे हो गए, सोरे हो गए। चलो जाग जाओ। यस, सी ऑप्शन करेक्ट है क्या? कितने बच्चे बोलते सी करेक्ट है? हाउ मेनी ऑफ यू से सी इज करेक्ट? क्रिश सोलंकी भी सी बोल रहा है। प्रीत पटेल, यस सर।
सी ऑप्शन इज करेक्ट. Yes. कितने लोग देवांग को सपोर्ट कर रहे हैं? देवांग के सपोर्टर्स कौन है, जल्दी बताओ. प्रिंस राठौड़, क्रिस सोलंकी. अच्छा, ये सब देवांग को सपोर्ट कर रहे हैं. Yes, sir. But the correct answer is B and C both. Yeah. B is also correct, C is also correct. अब आप लोग सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है. है ना? C is correct. हाँ, बी और सी दोनों एक साथ करेक्ट कैसे हो सकते हैं? देखो, अब मैं आपको रीजन देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना इसको. सो 60 इंटू 2 जब आप 20 आप करोगे, सो यू विल गेट 1200 kg पर इंटू मीटर पर सेकेंड इन साउथ डायरेक्शन. 30 इंटू 40 जब आप करोगे, यू विल अगेन गेट 1200 kg इंटू मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन. सो पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा कि बी ऑप्शन कैसे करेक्ट होगा. देखो, आपका जो P1 वेक्टर होगा, P1 वेक्टर इज इक्वल टू 1200 kg मीटर पर सेकेंड इन साउथ डायरेक्शन. और P2 वेक्टर क्या होगा, 1200 kg मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन. सो देखो, वेक्टर्स आपके तभी सेम होंगे जब उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी. अब यहाँ पे P1 वेक्टर की डायरेक्शन है साउथ और P2 वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट. सो आई कैन से दैट P1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू P2 वेक्टर. समझ आया? बिकॉज बोथ आर हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन. लेकिन मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. सो आई कैन से दैट P1 is equal to P2. P1 is the magnitude of first vector, which is 1200. Yes. P2 is the magnitude of second vector, which is also 1200. So magnitude of both the vectors are same, but the direction of both the vectors are different. So in vector quantity, these things are different, but as a magnitude, these things are same. समझ आया? अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो सेम है, बट अगर वेक्टर की बात करूं तो दोनों वेक्टर्स अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग, इसलिए दोनों ऑप्शंस करेक्ट है. ऑप्शन सी जो है वो मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और ऑप्शन बी जो है वो वेक्टर को बता रहा है. सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अगर दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आएंगे तो यू कैन इजीली सॉल्व. चलो, अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे आज. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो मोमेंटम दोनों पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है एंड वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है. सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं मोमेंटम के बारे में. मोमेंटम डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी second point, momentum is a vector quantity
थर्ड पॉइंट, SI unit of momentum is kg into meter per second अच्छा, एक और यूनिट होता है CGS यूनिट। CGS यूनिट किसी को पता है मोमेंटम का? CGS यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, CGS यूनिट किस में मेजर करते हैं हम? जैसे आप ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकेंड लिखते हो, वैसे ही आपका CGS यूनिट किस में होता है? kg की जगह पे हम यूज करते हैं ग्राम, मीटर की जगह पे यूज करते हैं हम सेंटीमीटर, और सेकेंड की जगह पे हम यूज करते हैं सेकेंड। दिस इज द CGS यूनिट ऑफ मोमेंटम। C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, और S मीन्स सेकेंड। सो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। This is the CGS unit of momentum. Centimeter, gram, and second. Centimeter, gram, and second. Second. So ये 4 पॉइंट सबको क्लियर हो गए? Yeah, sir. वेरी गुड। चलो, अगर ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर है, तब हम आगे चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। हाँ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये 4 पॉइंट्स में कोई भी डाउट है? अच्छा, ग्राफ भी देख लेते हैं, मोमेंटम का ग्राफ कैसे होता है। अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम को हम ऐसे लिखते थे, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, विच क्लियरली शोज दैट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास and momentum is also directly proportional to velocity. If I want to plot the graph between momentum and velocity, first I will plot the graph between momentum and mass. So momentum और mass का ग्राफ कैसे आएगा? If you plot the graph between momentum and mass, you will get a straight line. If you plot the graph between momentum and velocity, again you will get a straight line, क्योंकि दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। Momentum is directly proportional to velocity and momentum is directly proportional to mass. याद करो, ऐसा ग्राफ हम कहाँ पे बनाते थे? यूनिफॉर्म मोशन में बनाते थे, याद करो। ऐसा कर्व हम कहाँ पे प्लॉट करते थे? यूनिफॉर्म मोशन में। याद करो आप लोग, मैंने आपको मोशन बहुत अच्छे से पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो मोशन में हम जब ग्राफ बनाते थे तो यूनिफॉर्म मोशन में हम इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करते थे। चलो, ये मैंने सारी कहानी आपको बता दी मोमेंटम की। मोमेंटम में इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछ सकता, वो जितना पूछ सकता था वो सारा मैंने आपको बता दिया। तो अब हम जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो पहले स्टेटमेंट को लिखता हूँ मैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और अब आने वाली क्लास में जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सारे इसी लॉ के बेस होंगे। ठीक है, तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है,
rate of change of momentum is directly proportional to unbalanced external force applied to a body. According to this law, rate of change of momentum, or you can say change in momentum, per unit time is directly proportional to applied unbalanced external force. ठीक है, अब इस लॉ को समझने की कोशिश करो. सपोज हमारे पास कोई बॉडी है, सपोज आई हैव सम बॉडी, और इस बॉडी पे मैंने कोई फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया. इस बॉडी पे मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया. Let's say this external force is F. So जैसे ही मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाया तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सपोज इस बॉडी का मास m है, इस बॉडी का मास क्या है? m, और सपोज करो टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. लेट्स से u इज इक्वल टू, कुछ टाइम बाद ये बॉडी को मैंने फोर्स लगाया तो ये आगे मूव करेगी, है ना. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स दिस बॉडी विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. और कुछ टाइम बाद ये बॉडी आपकी यहाँ पे सपोज करो पहुंच गई. Under the influence of the force, let's say your body reaches in this direction, मास तो m ही रहेगा. सपोज उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई. फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई एट टाइम t इज इक्वल टू t पे. जब टाइम t हो गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v. v फाइनल इज इक्वल टू v. ठीक है, कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई. सो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? इस लॉ में हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब होता है? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, इस बॉडी पे जब मैंने फोर्स लगाया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? P इनिशियल इज इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इज u, बट वी नो दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो मोमेंटम विल आल्सो बी 0. व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम? लेट्स से फाइनली बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई. तो फाइनल मोमेंटम विल बी मास इनटू वेलोसिटी v. नाउ व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम इज pf माइनस pi. दिस विल बी योर चेंज इन मोमेंटम. कितना हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम? m इंटू v के बराबर.
mv minus 0. This is your final momentum, this is your initial momentum. Now what is the rate of change of momentum? है ना, अभी अभी हमने पढ़ा rate of change of momentum क्या होता है. Rate of change of momentum is defined as change in momentum upon change in time. So I will write Pf minus Pi upon T final minus T initial. Change in momentum upon change in time. So change in momentum upon change in time को ही हम बोलते हैं rate of change of momentum. इसी को हम क्या बोलते हैं? Rate of change of momentum. इसी को हम बोलते हैं rate of change of momentum. कई बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. सो यहाँ पे आपका देखो क्या आ जाएगा, m इंटू वी माइनस 0 अपॉन टी. फाइनल क्या था आपका t और इनिशियल टाइम कितना था 0. So this will be your rate of change of momentum. है ना. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ mv अपॉन t तो देखो v अपॉन t क्या होता है आपका, वेलोसिटी अपॉन टाइम को मैं क्या बोलता हूँ, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. सो दिस विल बी योर एक्सेलरेशन. यहाँ से आपको क्या मिल गया, m इंटू ए एंड दिस इज इक्वल टू योर फोर्स. समझ आया. So this is the second law, that force is equal to mass into acceleration. Force equal to mass into acceleration. So ये हमने डिराइव कर दिया विद द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. ये न्यूटन सेकेंड लॉ की डेफिनेशन अब आप रीड करो, विच सेज दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और यू कैन से द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स. तो जैसे ही हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला तो वो किसके बराबर आ गया, अप्लाइड अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आ गया. यही तो न्यूटन का सेकेंड लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर. एंड दिस फोर्स इज नॉट बैलेंस फोर्स. क्या इस फोर्स को कोई भी बैलेंस कर रहा है? देखो, इज दिस फोर्स इज अ बैलेंस फोर्स? नो, दिस इज नॉट अ बैलेंस फोर्स. अगर बैलेंस्ड होता तो दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगते. Hence it is unbalanced force. Unbalanced. And why it is external force? External force क्यों है? क्योंकि हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं इसको. This is external unbalanced force. So this is the complete statement of your second law. चलो आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं. किसी को डाउट है तो बता दो. Yes. बाय बाय टू एवरीवन. आई होप सो आप सबको सेकेंड लॉ सपन. बाय सर. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय. बाय बाय सर. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. बाय सर. बाय सर. Hi sir. बाय बाय.